everyone. સૌને મારા જય સંસ્કાર. Today I am going to teach you Standard 8 Sem 2 Lesson number 4 लाल बहादुर शास्त्री. इस लेसन का हमने पहला पार्ट इसके अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ा, कई बातें सीखी समझी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन कैसा सादगीपूर्ण था, उसके विचार कितने उच्च थे और उन्होंने कैसी अच्छी तरह से अपने देश की सेवा की. वो खुद सामान्य परिवार में जन्मे, सामान्य परिवार में ही बड़े हुए, उनकी परवरिश भी सामान्य तौर तरीके से ही हुई है. फिर भी वो देश के प्रधानमंत्री बने, उस तक की उसकी सफ़र बहुत ही शानदार और लाजवाब रही है. खुद को वो कर्मयोगी ही मानते हैं, कर्म में ही विश्वास रखते हैं, दूसरों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं. बोल के नहीं, अपने आचरण से वो औरों को अपना उदाहरण देकर सबको कर्म के प्रति श्रद्धावान होने की एक सीख देते हैं. आगे चलते हैं. शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया जबकि वो एक स्कूल के विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी. कितनी छोटी आयु में वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हो गए. 17 साल की उम्र में आजकल के बच्चों को खुद की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है. 17 साल की उम्र किशोरावस्था की उम्र, अभी युवान भी नहीं हुए थे, तभी जाकर स्वतंत्रता का रंग उसके रंग में मिक्स हो गया. तब वो खुद पढ़ाई करते थे, अपना भविष्य का निर्माण करते थे, उसको एक अपना भविष्य बनाना था. लेकिन कोइंसिडेंसली महात्मा जी के रंग में रंगकर वो 17 साल की आयु में अपनी पढ़ाई छोड़कर देश सेवा में लग जाते हैं. गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए. उसके बाद काशी विद्यापीठों में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की. उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में लगा रहा था. आज़ादी हमको यूं ही नहीं मिली. आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रकार के भोग दिए हैं, तभी जाकर हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर आज़ाद हुआ है. दरअसल हम अपनी आज़ादी की वैल्यू को समझते ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया है. लेकिन इन महापुरुषों ने अपनी विद्या, अपना धन, अपना समय, अपनी युवानी, अपनी मैरिज लाइफ, अपनी बिजनेस लाइफ, सब कुछ त्याग कर बड़े से बड़ा भोग देकर हमें आज़ादी दिलवाई है. सोचो, हम ऐसे कर्मयोगी पुरुषों, हम ऐसे युग पुरुषों का मूल्य नहीं कर पाएंगे, उसका ऋण कभी नहीं उतार पाएंगे. आज के ज़माने में उसका ऋण उतारना है तो अच्छा नागरिक बन के दिखाओ, कायदे का अच्छे से पालन करो, ट्रैफिक नियमों का अच्छे से पालन करो. आपके माता पिता ने जो शिक्षा दी है उसका सही इस्तेमाल करो, अच्छे व्यक्ति बनो, तभी जाकर 1% या 2%
हम उन महापुरुषों का शुक्रिया अदा कर सकेंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 17 साल की आयु में एक आह्वान सुनकर एक ही बार कहने पर अपना सब कुछ छोड़कर देश को आजाद करने की सोच ली। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। उनके वो जीवन भर सदस्य रहे। उनमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगा दिया। सामाजिक दूषण कई थे। सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या विक्रय प्रथा, ऐसी ही एक दूषण था अछूत, जो निचली कैटेगरी के लोग को, सवर्ण, उसको छूना भी पाप मानते। उस समय की मैं बात कर रही हूँ, तब हमारी वर्ण व्यवस्था टोटल 4 कैटेगरी में विभाजित की गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जन्म के अनुसार उसको, व्यक्ति को काम करने की तक आती है। जो ब्राह्मण के कुल में पैदा होगा वो शिक्षा ही देगा। जो क्षत्रिय कुल में पैदा होगा वो देश की सेवा ही करेगा, युद्ध में योद्धा ही बनेगा। वैश्य यानी वणिक, उसके घर में जो पैदा होगा वो व्यापार ही करेगा। और क्षुद्र, उसको तकरीबन सफाई ही करनी है, उसे कोई छूता नहीं है। गलती से छू जाए तो वो पाप समझकर घर पे नहाते हैं, ढोंग करते हैं और छूत अछूत के भेदभाव से उन लोगों को अपमानित करते हैं। असल में मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बना जाता। उसके लिए अच्छा शस्त्र को ज्ञान होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए। शूद्र तो सफाई कामदार होते हैं, वो समाज का एक अभिन्न अंग है। उसके बिना हमारा शहरी मोहल्ला, शहर अच्छा नहीं रह पाता। इसलिए उसके प्रति ये भेदभाव रखना गलत बात है। कई जगह पर मंदिर में भी उसको प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसी छूत अछूत की जो दूषण थी वो निकालने में लाल बहादुर शास्त्री लग पड़े। यहाँ से लाल बहादुर जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में सब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिनके परिणाम स्वरूप उसको जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरू हो गई और वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। उसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 साल की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। अंग्रेजों ने जो नमक कुदरती पैदाश है, समंदर हमें कुदरती तौर पर नमक देता है और सबके जीवन के लिए नमक बहुत जरूरी होता है, उस पर टैक्स लगाए। गांधी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने दांडी कूच की। कई
लोग उसमें जुड़े और फिर नमक के बहुत बड़े ढेर के पास पहुंचकर मुट्ठी भर नमक अपने हाथ में लेकर वो बोले कि मैं नमक का कानून भंग करता हूं। तभी लाल बहादुर उसके साथ जुड़े, अच्छा सा हिस्सा लिया आंदोलन का और तभी से उसकी जेल यात्रा शुरू हुई। उस समय में अंग्रेज ऐसे स्वतंत्र सेनानी को पकड़कर जेल में डाल देते थे। उस समय जेल जाना बहुत बड़ी बात होती थी। इस समय भी जेल अच्छे लोग नहीं जाया करते, तभी तो ये सब बहुत ही बड़ी बात थी, शर्मजनक बात थी। तभी ऐसा न सोचकर भारत की आज़ादी को महत्व देते हुए वो तकरीबन 12 साल में 7 बार जेल जा चुके और 3 साल जेल नहीं, लंबे अरसे तक उसे जेल की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए हुए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधारी के रूप में जनसेवा के कार्य में भी लगे हुए थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हुए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उन्हें सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करते उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उसूल पर विशेष जोर दिया। जमींदार जो किसानों का बहुत जोरदार फायदा उठाते, उसका शोषण करते। किसान और सैनिक दोनों का मूल्य हम नहीं चुका सकते। हम जो अपनी डिश में जो खाना वेस्ट करते हैं, उस वेस्ट करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि इतना खाना पकाने में, पैदा करने में किसान को कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है। जो खेत है वो कुदरती बारिश पर निर्भीत होते हैं। बारिश आने के समय से पहले उसमें हल डालकर अनाज के बीज बोए जाते हैं। बारिश आती है, फसल लगती है, फिर उस फसल पे दाने आते हैं। इस दौरान कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। पक्षी वो फसल ना ले जाए, अपना खुराक ना बना ले, इसलिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा पानी नहीं, कम पानी नहीं, अच्छे से खातर, ये सब करते हैं वो भी कड़ी धूप, गर्मी और बारिश में। तभी जाकर वो फसल पैदा होती है, पकती है। इसलिए हमें सदैव खाना खाने से पहले उस किसान का आभार व्यक्त करना है कि वो हमारे अन्नदाता नहीं होते तो हम क्या खाते। लाल बहादुर को किसान के प्रति बहुत ही लगाव था और वो जमींदारी गिरी की वो सिस्टम थी, वो उसने निकालने का फैसला किया। उसके बाद 6 वर्ष तक वह इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव से शास्त्री जी की व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिक की समस्याओं से निकट से परिचित किया। जैसे जैसे कार्य करते गए अपना व्यक्तित्व निखरता गया। नागरिकों की सोच, नागरिकों की बोली, नागरिकों की जरूरियात को वो अच्छे से समझने लगे। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था और अब उसके साथ इलाहाबाद नगर पालिका के जनसेवा का अनुभव जोड़ दिया। 2 प्रकार का उसे अनुभव मिला। ग्रामीण जीवन का तो उसे अनुभव था ही, ज्ञान था ही, नॉलेज था ही,
लेकिन नगर पालिका जो शहरों से जुड़ी हुई है उससे प्लस या माइनस पॉइंट से भी वो वाकिफ होने लगे। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में काम करने के कारण वे देश की छोटी मोटी समस्या और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। एक कहावत छे, एक कहावत छे कि काम काम को सिखाता है। हम कोई काम में लग जाते हैं तो बारी बारी समय होते हुए वो काम हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि काम का अनुभव हमको सदैव मिलता रहता है। ऐसा ही हुआ लाल बहादुर के साथ कि जैसे जैसे काम करते गए, जैसे जैसे व्यक्तियों से मिलते गए, उसकी छोटी मोटी समस्या का निराकरण करते गए, तब तक वो बहुत ही प्रखर राजनीतिज्ञ और बहुत ही प्रखर जनसेवक बन गए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत और उसकी अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वह संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभा के निर्वाचित हुए। सभी मायने में यही शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिनका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि इंदिरा गांधी ने उन्होंने अपना राज तिलक गुरु मानते हुए कहा कि मैं उन्हीं से मार्गदर्शन मेरा राज तिलक जीवन शुरू हुआ। इंदिरा जी जो महिला सशक्तिकरण, एक आदर्श महिला जिसने बहुत अच्छे से कई सालों तक देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली, वो इंदिरा गांधी जी भी लाल बहादुर शास्त्री की बहुत ही आभारी है। वो स्वयं इकरार करती है कि मुझे कई ज़्यादा राजनीति और उसके फैक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी से प्राप्त हुए हैं, मैं उनसे सीखी हूँ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बनाया, बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पे वो केंद्र में आ लाए गए। केंद्र में उन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। एक वक्त ऐसा आया कि लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ काम न किया हो, कोई क्षेत्र बाकी ही नहीं रहा उसके कार्य का, और वो सभी कार्य में निपुण होने लगे। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया, वे हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। एक उदाहरण है ये व्यक्ति कि व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र बहुत अच्छे से लाल बहादुर जी ने संभाले और उसमें उतना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उसी लोकप्रियता का पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश में इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीनों तक छोटे से समय में उनकी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपने उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन नहीं था। ये बात बहुत ही मायने रखती है कि जब जब हम ऊपर उठे तब तब हमें ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक होना चाहिए। होना अच्छी बात है। हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में कोई धुंधलापन आए तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। लाल बहादुर जब जब जितना जितना ऊपर उठे तब तक ज़्यादा और ज़्यादा पारदर्शी बनते गए। उसने अपनी मानवता नहीं छोड़ी, मानवता के गुण नहीं छोड़े, अहंकार नहीं आया, वो सही मायने में जनता के सेवक बन गए।
वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद में रहे और स्वाभाविक रूप से अधिकार संपन्न भी थे। उच्च ओहदे पर बैठने के कारण कई सारी फैसिलिटीज भी उन्हें मिली, कई सारे अधिकार भी मिले विशेष रूप से, लेकिन कभी लाल बहादुर जी ने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया, अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की तरजीह की। अधिकार की कभी उसने महत्ता नहीं की, कर्मों की, काम की और अपने दायित्व को ज़्यादा महत्व दिया। शायद इसलिए ही शास्त्री जी इतने लोकप्रिय है। उन्होंने अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि पहले आप देश के नागरिक हो, फिर आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देते हैं, लेकिन इसमें कुछ कर्तव्यों का बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए कि हमारे देश प्रजातांत्रिक है। उसने एक विश्वविद्यालय में स्टूडेंट को बताया कि ये बात मत भूलो कि आप सबसे पहले क्या हो, आप सबसे पहले एक नागरिक हो। पहले अच्छे नागरिक बन के दिखाओ, फिर अच्छा होद्दा प्राप्त होके अच्छा अधिकारी बनना ही है। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, अब हमारा देश लोकतंत्र की ओर जा रहा है, तभी हमें अपने कार्य को महत्व देना अधिक सूचित जाता है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग व्यवस्थित समाज के लिए हित में स्वेच्छाएं लगाए गए प्रतिबंधों की तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही, जिसे आज भी याद रखने की जरूरत है। स्टूडेंट को उसने कहा कि अच्छे नागरिक बनो। माना कि हमारा देश स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन समाज के दायरे में, व्यक्तित्व के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर के हमें जीना है। हमें जो कुछ करना है वो दायरे में रहकर ही जीना करना है। स्वतंत्रता का मतलब उद्दंडता नहीं होता, जैसे मन चाहे वैसे बर्ताव कर लिया, ऐसा नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब कुछ इस तरह है कि हमें स्वतंत्र रहकर भी समाज के कानून का, नियम के पालन करना है। उस नियमों को हमें जागरूकता से देखना है, औरों को दिखवाना है। आज के ज़माने में यह सोच की बेहद आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपसे बच्चों कहना चाहती हूँ कि हम स्वतंत्र जरूर है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का कभी गलत इस्तेमाल मत करो। अपने पेरेंट्स का, अपने शिक्षकों का, अपने गुरु का भरोसा कभी मत तोड़ो। ये भरोसा ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। आशा रखती हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे से सीखा, समझा। ये लेसन यहीं पर पूर्ण होता है। मिलते हैं इसके बाद के वीडियो में। तब तक सबको मेरे जय द्वारकाधीश।